स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हम लोगों ने फंक्शंस बेसिकली देखने के फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह यूज़ किया जाता है इन वेरीलॉग। ठीक है, C++ में हम लोगों ने फंक्शंस देखे थे। फंक्शंस का बेसिक मकसद होता है कि रिपीटेशन ऑफ कोड को ख़त्म करना। ठीक है, तो एक ही कोड जब बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा हो तो उसको ख़त्म करने के लिए हम फंक्शंस यूज़ करें, मतलब ख़त्म तो ये कह सकते हैं, उसको सही तरह यूटिलाइज करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, सम एक्सप्रेशन में अगर एट मैनी प्लेसेस इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द कोड कॉमनली यूज्ड पार्ट शुड बी एब्स्ट्रैक्टेड इन अ रूटीन। ठीक है, तो एक चीज़ बहुत दफ़ा यूज़ हो रही है, जैसे कि मैंने दो चीज़ों को ऐड करवाना है, तो उसके लिए अगर मैंने कहीं 10 जगह पे ऐड करवाना है तो मैं वो ऐड तो बेसिकली छोटा कोड होगा, क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल लेना है किसी चीज़ का। ठीक है, तो फैक्टोरियल के लिए हम क्या करते थे कि वही रिपीटेशन में कोड यूज़ होता है। अच्छा, अब अगर मैंने 10 जगह पे फैक्टोरियल लेना है तो मुझे 10 जगह एक ही कोड लिखना पड़ेगा, और लेट्स सपोज 3-4 लाइनों का कोड है जो कि फैक्टोरियल लेता है, मुझे 10 जगह पे वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि फंक्शंस और इसमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है, ये मेरे पास मेमोरी है, तो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल लिया तो मुझे यहाँ पे उसका कोड लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज 4 लाइन का कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो कोड लिखा, फिर मुझे कहीं और ज़रूरत कोड में अपने पड़ा तो मैंने यहाँ पे वही फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा, तो 4 लाइनें यहाँ पे भी हो गई हमारे पास। एंड एक और जगह मुझे ज़रूरत पड़ गई तो मैंने वहाँ पे भी इस फैक्टोरियल के कोड को लिखा। तो मेमोरी में मुझे टोटल 12 लाइंस जो हैं वो लिखनी पड़ी हैं। ठीक है, 4 इधर 4 इधर 4 इधर। ठीक है, लाइन तो नहीं देनी चाहिए वैसे, मेमोरी में बाइट्स में होगा। लेट्स सपोज 4 बाइट्स मेमोरी ये लेता है। ठीक है, तो ये एक तरीका तो ये है कि हम लिखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम उसी मेमोरी में हम कहीं फंक्शन बना दें और फंक्शन कहीं मेमोरी में सेव होगा। लेट्स सपोज एट द एंड ऑफ कोड में कहीं जो है वो फंक्शन सेव हो गया, या दरमियान में कहीं भी सेव हो गया, तो 4 बाइट उस फंक्शन ने लिए। तो अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस कोड की तो मैं खाली उसको कॉल करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है फंक्शन बना हुआ। ठीक है, fun। अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी कोड में, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को जब कॉल किया तो होता क्या है कि ये यहाँ से अपना कंट्रोलर उठ के यहाँ पे आ जाता है, ये सारा फंक्शन परफॉर्म करता है और फिर वापस उसी जगह पे चला जाएगा जहाँ से वो परफॉर्म करके आया। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे लेट सपोज फंक्शन की ज़रूरत पड़ी तो ये यहाँ से उठ के आएगा, तो ये यहाँ से उठ के आएगा और फिर इधर ही ये सारा फंक्शन परफॉर्म होगा और यहाँ से वापस चला जाएगा यहाँ। ठीक है, इस तरह थर्ड जगह पे मुझे फिर ज़रूरत पड़ी तो ये यहीं से उठ के आएगा, यहीं से उठ के आएगा इधर, यहाँ से सब कुछ परफॉर्म किया और वापस चला गया यहाँ पे। तो हमारे पास मेमोरी 4 बाइट्स ही लगी है। ठीक है, यहाँ पे कितनी लगी, 12 बाइट्स की मेमोरी लगी, यहाँ पे लगी 4 बाइट्स की। तो ये फंक्शंस का हमारे पास फ़ायदा था कि हम लोग जो रेपिटेशन में जो चीज़ चल रही होती है उसको हम लोग जो मैनी टाइम्स हमने प्लेस करना है, ये तो 4 दिया है, कहीं 10 दफ़ा हो सकता है, 15 दफ़ा हो सकता है हम उसी चीज़ को यूज़ करें, तो उसको एक एक एब्स्ट्रैक्ट रूटीन में हम डाल देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रूटीन ये है कि जो सीक्वेंस में नहीं चल रही, कहीं पड़ी होगी हमारे पास, रेंडमली कहीं पड़ी होगी, तो हम वहाँ पे जंप करेंगे, वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो मेमोरी में ये 4 बाइट्स ही 4 बाइट्स ही लेगा। हाँ, एक आध बाइट, आधा एक बाइट या एक बाइट वो फंक्शन जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे लेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो ये फ़ायदा है हमारे पास फंक्शंस का। मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल में हम जब बना रहे होते हैं तो मॉड्यूल में पूरा मॉड्यूल हमारा जो है वो जा रहा होता है। अच्छा, इसको ब्लैक करो। ठीक, मॉड्यूल में क्या होता है कि मेमोरी से एग्जांपल ले लेते हैं कि मॉड्यूल मैंने एक बनाया, वो सॉफ्टवेयर में बन रहा होता है मॉड्यूल। ठीक है, जब तक हम
उसको एफ पी जे पे डालते नहीं है तब तक वो मॉड्यूल्स इन वेरीलॉग सॉफ्टवेयर में ही होता है। ठीक है, तो मैंने एक मॉड्यूल बनाया और उसके 10 मैंने इंस्टेंस बनाए, ठीक है, इंस्टेंसिएशन करके। तो मेमोरी में वो हर इंस्टेंस जो है वो जगह उतनी ही लेगा। ठीक है, ये भी इसने भी एक जगह ली, इसने भी ली और दूसरे ने भी ली, तीसरी जगह यूज़ कर रहे हैं उसने भी ली, तो ये तीनों जगह लेगा। फ़ायदा क्या होता है मॉड्यूल बनाने का? मॉड्यूल बनाने के ये फ़ायदा होता है हमारा कोड कम होता है, ठीक है, जो कि लिखना हमें पड़े। लेकिन मैंने एडर बनाया है, मैं बजाय इसके कि जगह जगह एडर जाके बनाता रहूँ, मैं एक ही जगह वो एडर बनाऊंगा और उसके इंस्टेंस बनाऊंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे कोड कम लिखना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे जो है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा। तो उसका कोड राइटिंग में हमें थोड़ा सा जो है मॉड्यूल में, मॉड्यूलर कोड में हमें वो फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, और मॉड्यूलर कोड का एक और फ़ायदा ये होता है कि हमें अगर चेंज करना है तो हम थोड़ा सा पैरामीटर्स के थ्रू जो है उसको चेंज करके वो मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। वो 10 बिट का है तो उसको 4 बिट का बना सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसमें हमें बार बार कोड में कॉपी पेस्ट और चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ती। तो ये फ़ायदा मॉड्यूल्स का होता है। तो और फ़र्क ये होता है कि फंक्शन जो है वो मेमोरी में कम जगह ले रहा होता है, मॉड्यूल उतनी जगह ही ले रहा होता है जितनी का वो मॉड्यूल होता है, लेकिन फ़ायदा कोड राइटिंग में होता है खाली हमें। ठीक है जी, अब फंक्शन देखते हैं फंक्शन बनते किस तरह है। फंक्शन बनाने का तरीका ये है कि हम लोग कैन बी डन राइटिंग फंक्शन मॉड्यूल। हम फंक्शन बनाने का तरीका ये है कि कीवर्ड फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद उसका रिटर्न टाइप या रिजल्ट टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके इनपुट आर्ग्यूमेंट अगर हमने कोई देने हो तो और इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और बिगिन एंड करके यहाँ पे फंक्शन की स्टेटमेंट्स जो कि फंक्शन में परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो लिखेंगे और फिर एंड फंक्शन लगाएंगे। तो फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक इसके दरमियान जो भी लिखा होगा फंक्शन में आएगा हमारे पास। ठीक, लिस्ट फॉर राइटिंग फंक्शन, पहला क्या है, ये इनपुट आर्ग्यूमेंट्स है। तो ये मल्टीपल इनपुट आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है, हम मल्टीपल इनपुट आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। उसके बाद ये फंक्शन नेम होता है हमारे पास, और यहाँ पे ऑप्शनल डाटा टाइप या रिटर्न टाइप जो है वो फंक्शन की बताई जाती है कि कितने बिट का है और साइंड है, अनसाइंड है, रेज है या वायर है, ये चीज़ें जो है यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है, और फिर ये स्टेटमेंट्स होती हैं। अच्छा, अब ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमारे पास असाइन के थ्रू हमने कुछ काम किए हुए हैं। ठीक है, काम क्या है कि हम लोग बी सी डी ज़ीरो की वैल्यू चेक करते हैं, ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर लगा हुआ, ग्रेटर देन 4 है तो +3 कर देते हैं उसी में, और अगर ग्रेटर देन 4 नहीं है तो वही वाली वैल्यू रिटर्न कर देते हैं बी सी डी ज़ीरो टेम्प को। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल को। तो हमने टेम्परेरी वेरिएबल को इस कंडीशन पे वैल्यू रिटर्न कर दी है, ये इसमें +3 करके करना है या यही वाली वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, इसी तरह बी सी डी वन में भी सेम वही काम किया, 2 में भी वही किया, 3 में भी वही किया। तो अब ये बहुत सारा रिपीटेशन ऑफ कोड हो रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन कैसे बनाएंगे? ठीक है, और फंक्शन हमेशा मॉड्यूल के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल कोई होगा उसके अंदर फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं, फंक्शन का नाम यूज़ किया, उसके जो कितने बिट का फंक्शन है वो लिखा, और इनपुट आर्ग्यूमेंट जो हमने देना। तो इसके इनपुट पे हमने दिया बी सी डी इन, जो है वो 4 बिट का बी सी डी इन है और इसका टाइप है रेज। ठीक है, तो इनपुट जो है वो एक रेज 4 बिट का वैल्यू जाएगी, और फिर उस पर चेक लगेगा, अगर वो ग्रेटर देन 4 हो तो उसमें +3 कर देगा, अदरवाइज वो एज इट इज़ भेज देगा। और किस में भेजेगा? बी ए, बी इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक, तो जो रिटर्न करवाना होता है वो बेसिकली आप लिखते हैं, और वो 3.1 तक जा रहा है, 3 कॉलम 1 तक जा रहा है, यानी कि वो 3 बिट का है टोटल। ठीक है, तो इसके जो रिटर्न आएगा वो 3 बिट्स आएगा हमारे पास। अच्छा, अब ये फंक्शन तो बन गया, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे हम? तो इसको यूज़ करने का तरीका यही है कि ये फंक्शन का नाम लिखना है, जिस इनपुट पे आपने चेक लगाना है, जिस वैल्यू पे चेक लगाना है वो आप इनपुट जो है वो भेज देंगे। हमने सबसे पहले बी सी डी ज़ीरो पे चेक करना था, तो बी सी डी ज़ीरो जो है वो बी सी डी इन की जगह आ जाएगी,
और यानी कि BCD 0 को चेक होगा, ग्रेटर देन 4 एंड +3 करेगा और ये वैल्यू सेंड करेगा। ठीक है, और ये जो रिटर्न करेगा वो ये बेसिकली BA रिटर्न करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन का नाम लिखा होगा वो रिटर्न होगा। तो BA रिटर्न हुआ और वो इसमें जाके सेव हो गया, हमारे पास असाइन हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह फिर अगला मैंने BCD in 1 भेज दिया। BCD in 1 यहाँ पे जाएगा, ग्रेटर देन 4 है कि नहीं है उसकी बेस पे इन दोनों में से कोई एक वैल्यू सेंड कर देगा और वो BCD 1 टाइम को चला जाएगा। इसी तरह 2 और 3 हम सेंड करेंगे। तो हमारे पास इससे रिड्यूस होके वो कोड ये आ गया। ये तो अब बहुत छोटा सा फंक्शन था, ये मल्टीपल लाइंस का भी फंक्शन हो सकता है। उसके एंड पे जाके हम कहें जी ये वैल्यू असाइन कर दो उसको। तो ये फंक्शन की एक छोटी सी एग्जांपल थी। तो इस तरह आप कोई भी फंक्शन बना के, और ये सिंथेसाइजेबल होता है, मीन्स कि इसका हार्डवेयर बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन। उसके बाद हम देखते हैं एडिशनल कंस्ट्रक्टर्स जो वेरीलॉग में हमारे पास होते हैं। क्या क्या होते हैं जी? टेस्ट बेंच कोड इज फेड टू द सिमुलेटर एंड एग्जीक्यूट ऑन द होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, तो टेस्ट बेंच जो कोड है वो किसी न किसी सिमुलेटर पे चल रहा होता है जो कि हमारे कंप्यूटर पे होता है। अच्छा, सिमुलेटर जो हमारे केस में है वो बिल्ड इन ISC के अंदर सिमुलेटर होता है iSIM के नाम से, जिस पे वो रन कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिमुलेटर होते हैं जिन पे आप कोड रन कर सकते हो। तो आप जब कोड रन कर रहे थे, बिहेवियरल मॉडलिंग करते हो, तो आप सिमुलेटर जो है वो iSIM को क्लिक करते हो तो वो आगे चलना शुरू हो जाता है, आगे वेव फॉर्म फिर दिखाता है। जो वेव फॉर्म दिखा रहा होता है वो iSIM में दिखा रहा होता है। ठीक है, iSIMulator में दिखा रहा होता है। इस तरह के एक और भी सिमुलेटर्स होते हैं जो कि मॉडल सिम है, मॉडल सिम के नाम से। ठीक है, ये बड़ा पावरफुल सिमुलेटर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर को भी सिमुलेट करता है। जिस तरह प्रोटियस नहीं है आपके सिमुलेशन के लिए यूज़ होता है, इस तरह ये मॉडल सिम जो है ये भी सिमुलेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये बड़ा पावरफुल है। इसको भी आप अपने ISC के साथ जो है वो Xilinx के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आपने ऑप्शंस में जाके सिमुलेटर को जो है वो सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा सिमुलेटर आप यूज़ करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो iSIM होता है हमारे पास, प्री बिल्ड इन, जो Xilinx के साथ आता है। ठीक है, उसके अलावा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बड़े पावरफुल होते हैं, इसमें और भी काम कर सकते हैं। इसमें मीन्स के इंटरेक्टिव भी होता है। मतलब कि आप टेस्ट बेंच में चीज़ लिखी, मॉडल सिम पे जब इसको रन करते हो तो वहाँ पे जाके भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मॉडल सिम में भी उसको उसकी वैल्यू 0 से 1, 1 से 0 जो भी है ये चेंज कर सकते हो। आई सिम में ये ऑप्शंस नहीं होते, आपके पास जो चल गया वही आप देख सकते हो, आप उसको वहाँ पे जाके चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना है तो आपको आई सिम को बंद करके टेस्ट मैच में जाके दोबारा चेंजिंग करनी पड़ती है। खैर, कैन इंक्लूड कम्प्लेक्स लैंग्वेज कंस्ट्रक्टर्स एंड सीक्वेंस। तो ये बहुत सारे कम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर्स होते हैं सीक्वेंस एल्गोरिदम्स को टेस्ट करने के लिए। इसके बाद वेरिलॉग कंस्ट्रक्टर रिजेंबल सी लैंग्वेज। खैर, ऑलवेज और इनिशियल ब्लॉक हम लोगों ने यूज़ किए थे अपने टेस्ट बेंच के अंदर। ऑलवेज ब्लॉक जो है वो हमारा सेंसिटिविटी लिस्ट होती है उसके अंदर, और सॉरी, ऑलवेज ब्लॉक जब टेस्ट बेंच में यूज़ करते हैं तो सेंसिटिविटी लिस्ट जो है उसमें से ओमिट कर देते हैं, इनके ख़त्म कर देते हैं। और ऑलवेज ब्लॉक जो है वो यूज़ होता है फॉर प्रोपगेशनल डिले, यानी टाइमिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये ऑलवेज ब्लॉक है तो इसके साथ कोई सेंसिटिविटी लिस्ट नहीं है, और ये क्लॉक जनरेशन के लिए हम लोग यूज़ करें। तो क्लॉक लिखेंगे, 20 सेकंड का डिले आएगा, 20 टाइम यूनिट का डिले आएगा। फिर क्लॉक लिखेंगे, फिर 20 टाइम यूनिट का डिले आएगा मेरे पास। ठीक है, एन इनिशियल ब्लॉक किस लिए यूज़ होता है जी? वो एक ही टाइम चलता है हमारे पास। ठीक है, एग्जीक्यूट ओनली वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द सिमुलेशन। तो सिमुलेशन के स्टार्ट में एक ही दफ़ा ये चलेगा। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ सिमुलेशन में एक ही दफ़ा चलेगा, ये इनिशियल है। और इसमें हम सिग्नल्स की वैल्यू को जो है वो चेंज कर देते हैं हर टाइम यूनिट के बाद।
उसके अलावा प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं। प्रोसीजरल स्टेटमेंट इनिशियल ब्लॉक और ऑलवेज ब्लॉक में हम फंक्शंस और टास्क को यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली यूज प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स और ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स असाइनमेंट्स होती हैं, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स होती हैं, इफ एल्स होता है, केसेस होते हैं, वेरियस लूप्स होंगे हमारे पास। ठीक है, इससे ये बाकी चीज़ें तो हम देख चुके हैं, ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग और केस स्टेटमेंट और इफ एल्स। लूप्स हमने अभी तक नहीं देखे। ठीक है, तो वो अब देख लेते हैं लूप्स कौन कौन से। और ये याद रखें, ये जो लूप्स वगैरह हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट बेंच में चलेंगे, आप मेन कोड में लूप्स नहीं लिखते। रीज़न उसका ये है कि वो सिंथेसाइजेबल नहीं होते आपके पास। ठीक है, यानी कि उसका हार्डवेयर नहीं बनेगा। तो हार्डवेयर नहीं बनेगा तो फ़ायदा ही नहीं है अपने कोड में लिखने का। आप सिमुलेशन पर्पसेस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ को प्लस प्लस करके देना है तो मैं इनके टेस्ट बेंच में वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत सारी चेंज करके देनी है, तो मैं फॉर को लूप लगा के उसमें प्लस प्लस करके उसको वैल्यू देता रहूँगा। लेकिन खाली सिमुलेशन के हद तक चलेंगे, इसका हार्डवेयर कोई नहीं बनता। टेस्ट बेंच इज़ फॉर सिमुलेशन ऑनली। टेस्ट बेंच में तो हार्डवेयर होता ही नहीं है, लेकिन जो मेन कोड है उसमें हार्डवेयर बनता है, तो उसमें आप ये यूज़ नहीं करते। ठीक है, जितने भी लूप्स हैं आपके पास, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। अच्छा, फॉर लूप को देखते हैं। फॉर लूप सेम सी प्लस प्लस में जिस तरह फॉर लूप करते हैं, इनिशियल असाइनमेंट देनी होती है, एंड कंडीशन देनी होती है और स्टेप साइज देना होता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीजर आई इक्वल टू 0, इनिशियल कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन या एंड कंडीशन, और प्लस या स्टेप साइज जो है वो कितना करना है। स्टेप साइज में 1 गया है, एक प्लस करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 15 तक जाएगा। ठीक है, लेस देन 16 है, 15 तक जाएगा। तो ये कर क्या रहा है, ये एक रेज फाइल को के हर लोकेशन, एक अरे है, उसकी हर लोकेशन को ये 0 वैल्यू देता जा रहा है। ठीक है, 0 से लेके 15 तक जितनी भी लोकेशन है उनको 0 वैल्यू जा रही है। उसके बाद हमारे पास आता है वाइल लूप। सेम उसी तरह सी प्लस में एंड कंडीशन देनी होती है और बीच में जितनी स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है। तो इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 16, जब तक आई की वैल्यू 16 से लेस है ये ट्रू वैल्यू आउट करेगा और ये वाइल का लूप चलता रहेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे भी क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आई को +1 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पे आई +1 ऑटोमेटिकली होता है। यह जो पिछला फॉर लूप था इसमें यहाँ पे आई को +1 करते जा रहे थे, लेकिन इसमें हमें खुद से करना पड़ेगा। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखते तो ये +1 नहीं करेगा, ये इन्फिनिटली टाइम्स वाइल का लूप चलता रहेगा और एक ही मेमोरी लोकेशन को बार बार 0 करता रहेगा। ठीक है, ये हो गया, सिंपल सी चीज़ है ये भी। उसके बाद आपके पास रिपीट लूप आता है। रिपीट लूप हम लगाते हैं कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमने उस चीज़ को रिपीट करना है। ठीक है, जो कि आप सिमुलेशन में पहले भी देख चुके हैं, रिपीट 10, और आगे जो स्टेटमेंट लिखी होती थी उसको उतनी दफ़ा रिपीट करना होता है इसमें। तो यहाँ पे बिगिन और एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब बिगिन और एंड के अंदर जितनी स्टेटमेंट, अगर एक स्टेटमेंट हो तो बिगिन और एंड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो हमें बिगिन और एंड लिखना पड़ता है। तो रिपीट 16 है, इसका मतलब है कि ये 16 टाइम्स रिपीट करेगा जो भी इसके अंदर लिखा होगा। इसमें आई का प्लस होना ज़रूरी नहीं है रिपीट चलाने के लिए, लेकिन आई का प्लस होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये लोकेशन जो है एक एक आगे होती है, वरना लोकेशन जो है वो एक भी खड़ा रहेगा, 16 टाइम्स वो एक ही काम करेगा। अच्छा, वाइल के लूप में इसमें क्या फ़र्क है, वाइल का लूप जो है वो लेस देन 16 उसने एक कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब है जब तक आई की वैल्यू 16 से बढ़ती नहीं है तब तक वो इधर ही रहेगा। और रिपीट में क्या है कि इसने 16 टाइम चलाना ही चलाना है, बेशक आई की वैल्यू बढ़े या ना बढ़े, उसने 16 टाइम ये काम करना है। ठीक है, उतनी दफ़ा रिपीट होना है। तो ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, इसमें भी i+1 करना ज़रूरी है क्योंकि मेमोरी लोकेशन आगे आगे 0 1 2 3 4 चलती रहे हमारी, 15 तक रहे। ठीक है, 0 से लेके 15 16 टाइम चलेगा। उसके बाद फॉर एवर लूप है। फॉर एवर नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसने जो है वो फॉर एवर चलते ही रहना है। इसमें भी हम क्लॉक दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि किसी इनिशियल ब्लॉक में होना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल ब्लॉक के अंदर फॉर एवर लूप लगेगा, बाहर नहीं लग सकता।
तो ये इनिशियल बिगेन क्लॉक 0 दी, उसके बाद फॉर एवर क्लॉक को 10 टाइम यूनिट के बाद वो कंप्लीमेंट करता जा रहा है, ठीक है, नॉट करता जा रहा है। तो ये भी एक लूप हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि इन अ टेस्ट बेंच टाइम मस्ट बी स्पेसिफाइड that various signals are activated and deactivated or wait for certain events or condition। ठीक है, टेस्ट बेंच में हम टाइम देते हैं ताकि हम उन सिग्नल्स को, कुछ सिग्नल्स को या बहुत सारे सिग्नल्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते रहें, या हम वेट सिग्नल लगाते हैं जिसपे इवेंट की कंडीशन या सर्टेन इवेंट पे हम लोग बेसिकली उस सिग्नल्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट या 0 1 या उनकी वैल्यू चेंज कर रखते हैं। ठीक है, तो यही बता रहा है कि टाइम मस्ट बी स्पेसिफाइड दैट वेरियस सिग्नल्स आर एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड, यानी कि उन पे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जाए, और वेट फॉर सर्टेन इवेंट और कंडीशन। तो हम वेट भी कर सकते हैं सर्टेन इवेंट और कंडीशन के लिए। दे आर 3 टाइमिंग कंट्रोल कंस्ट्रक्टर, 3 है हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको हम देखते हैं अब मज़ीद डिटेल में। एक है डिले कंट्रोल जो कि हैश से होता है हमारे पास, ठीक है, यानी कि उतना डिले देगा वो जितना भी हमने उसके साथ लिखा हो। दूसरा होगा इवेंट कंट्रोल, ये एट से शुरू होता है और इसके अंदर हम इवेंट देते हैं कि इस इवेंट पे तक रुको, वेट करो। ठीक है, तीसरा है वेट, वेट जो है वो किसी बूलियन कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होगा। जब तक वो बूलियन कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, जब तक वो ट्रू रहती है वो वेट करता रहता है, जैसे ही वो सॉरी जब तक वो ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो वेट करता रहता है। ठीक है, जब तक वो ट्रू नहीं होती तब तक वो वेट करता रहता है, जैसे ट्रू होगा वो आगे चला जाएगा। तो इन तीनों को हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले डिले है जो कि हैश साइन से होता है, बहुत दफ़ा आप कर चुके हैं, लैब में भी कर चुके हो। फॉलोड बाय द अमाउंट ऑफ टाइम यूनिट इफ द डिले कंट्रोल इज प्लेस्ड। अच्छा, अब ये दो तरह के होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे देना है आपने डिले, और एक जो है वो राइट साइड पे आपने डिले देना है। लेफ्ट साइड वाला ये डिले है, ठीक है, जो कि आप देते आ रहे हो अभी तक, #10। इसका मतलब है ये 10 टाइम यूनिट तक वेट करेगा, उसके बाद इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जो भी आगे स्टेटमेंट लिखी होगी, ये 5 यूनिट टाइम तक वेट करेगा, उसके बाद इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के दरमियान 5 यूनिट टाइम यूनिट का डिले होगा। दूसरा हम देते हैं इफ द डिले कंट्रोल इज प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, जैसे कि ये वाला राइट हैंड साइड, ठीक है, इक्वल के राइट साइड पे अगर दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन इसको वैल्यू असाइन नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब है ए और बी जैसे ही स्टेटमेंट पे आएगा, ए और बी को एग्जीक्यूट कर लेगा, ए और बी कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन उसको वैल्यू असाइन करेगा 5 टाइम यूनिट के बाद, वाई को वैल्यू असाइन करेगा। ठीक है, तो ये असाइनिंग में बेसिकली वेट हो रहा है, और ये पूरी एग्जीक्यूशन असाइनिंग दोनों में वेट होता है हमारे पास। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। जनरली यूज्ड द डिले कंट्रोल। अच्छा, अब ठीक है, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो ये कर रहा है कि ए की वैल्यू को 0 किया, 10 टाइम यूनिट के बाद ए की वैल्यू को 1 कर दिया, फिर 5 टाइम यूनिट के बाद ए की वैल्यू को 0 कर दिया, फिर 20 के बाद कुछ और करेगा। ठीक है, और इस केस में मैंने बता दिया कि यहाँ पे आएगा, ए और बी को फ़ौरन एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन वैल्यू असाइन नहीं करेगा। इस दौरान अगर ए और बी की वैल्यू चेंज हो गई तो वो पुरानी वैल्यू ही लेगा, नई वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, और असाइन 5 टाइम यूनिट के बाद करेगा। ये हो गया। उसके बाद इवेंट कंट्रोल है। इवेंट कंट्रोल जो है वो हम पहले भी देख चुके हैं, इसमें सेंसिटिविटी लिस्ट आती है एट दिस। तो ये इवेंट, इस इवेंट के अकर होने पे बेसिकली ये आगे चलेगा। ठीक है, तो ये एड नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक का वेट करेगा, ऐसे कह लें कि वेट करता है जब तक ये इवेंट अकर ना हो जाए, इसलिए इसको इवेंट कंट्रोल बोला जाता है। तो इसमें एज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव एज होगा हमारे पास। तो ये नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक का वेट करेगा, इनेबल को 1 कर देगा, फिर नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक का वेट करेगा, इनेबल को 0 कर देगा।
उसके बाद हमारे पास आते हैं जी वेट स्टेटमेंट। वेट स्टेटमेंट में हमारे पास वेट लिखते हैं और उसके दरमियान में बूलियन एक्सप्रेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, वेट यानी कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। अगर ये वैल्यू जब तक ट्रू है ये वेट करेगा, सॉरी फॉल्स है जब तक वेट करेगा, जैसे ही ट्रू होगी आगे चला जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है जी काउंटर इक्वल इक्वल 4 बिट 1111, यानी कि काउंटर की वैल्यू जब तक 1111 इक्वल नहीं होती है यहाँ पे वेट करता रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, दोनों उसके एक आंसर आ सकते हैं। तो जब तक फॉल्स है ये वेट करेगा, जैसे ही ट्रू हुआ आगे चला जाएगा। ठीक है, वेट अंटिल दिस इवेंट हैपन। ठीक है, तो जब तक ये इवेंट हो नहीं जाता तब तक ये वेट करेगा। तो उसके बाद आ जाता है टाइम स्केल डायरेक्टिव। अच्छा, टाइम स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि ये सबसे पहली स्टेटमेंट होती है हमारी टेस्ट बेंच के अंदर। ठीक है, जब भी आप टेस्ट बेंच लिखते हो तो सबसे पहली स्टेटमेंट आती है, वो आती है टाइम स्केल। उसके आगे लिखा होता है टाइम यूनिट, स्लैश करके टाइम प्रिसीजन लिखी होती है उसकी। ठीक है, अब टाइम यूनिट का मतलब ये है कि ये स्पेसिफाई करता है कि एक यूनिट टाइम कितना है। ठीक है, और वो किस तरह हम देते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। और जो टाइम प्रिसीजन है वो बताता है कि सबसे कम मेजरमेंट हम कितनी कर सकते हैं टाइम की। ठीक है, इन दोनों को एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट जो लिखी होती है वो इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपकी टेस्ट बेंच के अंदर लिखी होती है। जो भी आप टेस्ट बेंच देखोगे उसके अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट यही होती है। सबसे ऊपर जाएंगे, सबसे पहली स्टेटमेंट यही लिखी होगी। ये क्या होता है, ये एक अपोस्ट्रोफी डाली होती है, उसके बाद टाइम स्केल लिखा होता है, उसके बाद ये यूनिट, इसको हम बोलते हैं टाइम यूनिट, और स्लैश करके जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं टाइम प्रिसीजन। यहाँ पे टाइम यूनिट 10 नैनो सेकेंड है और टाइम प्रिसीजन 1 नैनो सेकेंड है। ठीक है, इनका मतलब क्या है या ये कहाँ पे यूज होती हैं? इसका मतलब ये है कि एक टाइम यूनिट जो है वो 10 नैनो सेकेंड के बराबर है और टाइम प्रिसीजन जो है वो 1 नैनो सेकेंड के बराबर है। ठीक है, जब हम ये लिखते हैं ना हैश समथिंग, तो मैंने अभी तक ये बोलता आ रहा था, मैं कह रहा था इतने टाइम यूनिट, इतने टाइम यूनिट। ठीक, तो ये 5 टाइम यूनिट। अगर हमने डिले निकालना है तो इस टाइम यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे ये जो हमें यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट डिले मिल जाएगा कि कितना है ये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टाइम यूनिट कितना, डिले कितना लिया हुआ है 5 और टाइम यूनिट 10 नैनो सेकेंड है। तो इस 5 को जब मैं 10 नैनो सेकेंड साथ मिलाऊंगा तो टोटल हमारे पास कितना निकला 50 नैनो सेकेंड। इसका मतलब है यहाँ पे जो वेट करेगा वो 50 नैनो सेकेंड का टाइम डिले होगा हमारे पास। ठीक है, ये बात किसी को समझ ना आई हो पूछ ले। सर 50 कैसे होगा? वो समझ नहीं आई। 10 का तो समझ आ गया सर। 10 है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 50 हो गया। अच्छा ठीक है सर, ओके। ठीक है, ये 5 जो हमने यहाँ पे लिखा, 10 जो है ये यहाँ पे गिवन होगा, तो 5 इंटू 10 50 हो गया, 50 नैनो सेकेंड आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये 50 जितने भी हम टाइम यूनिट देंगे उनको टाइम या डिले देंगे उसको टाइम यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करवा के हमें एग्जैक्ट टाइम डिले का पता चलेगा कि कितना डिले है, कितने सेकेंड या नैनो सेकेंड या क्या डिले है। ठीक है, ये तो हो गया टाइम डिले। उसके बाद रेजोल्यूशन चेक करते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन मतलब यह है कि अगर 1 नैनो सेकेंड से कोई भी कम वैल्यू होगी ये उसको इग्नोर कर देगा, पढ़ ही नहीं सकेगा। ठीक है, एक चीज़ की रेजोल्यूशन होती है ना कि मिनिमम हम इतना पढ़ सकते हैं। जिस तरह आपने वर्नियर कैलिबर की या स्क्रू गेज की आपने रेजोल्यूशन देखी होती है, उस पर लिखी होती है कि कम से कम इतना यूनिट वो मैयर कर सकता है, इससे कम यूनिट आ गया तो वो उसको मैयर नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है। तो अगर मुझे डिले कुछ इस तरह दिया हुआ मैंने 5.12345, तो हमने सबसे पहले डिले निकालना है, डिले कितना बनता है ये। इसको मल्टीप्लाई बाय जब मैं 10 करूँगा तो मेरे पास निकलेगा 51.2345 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, और रेजोल्यूशन क्या है 1 नैनो सेकेंड। इसका मतलब है 1 नैनो सेकेंड से जो छोटी वैल्यू होगी, जैसे कि ये पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद है तो 2.345 नैनो, 0.345 नैनो सेकेंड है जो कि 1 से छोटी है, ये इग्नोर हो जाएगी, ये वो पढ़ ही नहीं सकेगा।
तो 51 ये उसको कंसिडर करेगा। ठीक है, समझ आ गई इस बात की कि उससे 1 नैनो सेकेंड से जो छोटी वैल्यूज हैं वो आपकी ट्रंकेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ओके जी, उससे जी आगे सर। चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी आपके पास प्रिसीजन गिवन होगी, आप लोगों ने इसको देखना है, उससे छोटी वैल्यूज को ये कंसिडर ही नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि आप डिले दे रहे हैं 51 5.12345 नैनो सेकेंड, लेकिन वो 51 नैनो सेकेंड का डिले लेगा, उससे छोटी वैल्यू नहीं ले रहा। ठीक है, 50 और 1 नैनो सेकेंड से छोटी जो है वो नहीं ले रहा। अच्छा, अब ये जो प्रिसीजन है और टाइम यूनिट्स हैं, इनको अपनी मर्जी से आप चेंज नहीं कर सकते, इनमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, खाली उन्हीं को चेंज करना है। जैसे कि द नंबर पोर्शन ऑफ टाइम यूनिट एंड टाइम प्रिसीजन टर्म्स कैन बी, ये 1 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, ये 100 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, इसके अलावा नहीं लिखना आपने। और ये जो ये वाली चीज़ है, इसको आप सेकंड्स में लिख सकते हो, मिली सेकंड्स में लिख सकते हो, माइक्रो में, नैनो में, पिको में और फेम्टो में लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो उनके यूनिट्स नहीं चलेंगे, किलो सेकंड या मेगा सेकंड इस तरह की आप वैल्यूज नहीं दे सकते, आपने यही रखनी है। ठीक है, अगर चेंज करना पड़ गया इसी तरह, अगर ये रेजोल्यूशन को चेंज करना है, प्रिसीजन को सॉरी चेंज करना है, तो प्रिसीजन को आप नैनो सेकंड में जा सकते हो, मिली सेकंड में, माइक्रो में, नैनो में, फेम्टो में, पिको में, इसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है, जो ये यूनिट दिए गिवन है इन्हीं में कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और ये जो इनकी वैल्यूज़ हैं, ये 1 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह नहीं लिख सकते 98, ऐसे नहीं लिख सकते, ये 90 भी नहीं लिख सकते, ये 50 भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे 1, 10 और 100 के अलावा कोई वैल्यू नहीं लिखनी आपने। अच्छा, उसके बाद सिस्टम फंक्शंस एंड टास्क आ गया। कुछ बिल्ड इन फंक्शंस हमारे पास जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शंस और टास्क हमारे पास बने हुए होते हैं। perform system related operations such as simulation control and file accessing। ठीक है, तो कुछ सिस्टम से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं, जैसे कि सिमुलेशन को कंट्रोल करना या किसी फाइल को एक्सेस करना, वो इन फंक्शंस और टास्क के थ्रू हम कर सकते हैं। नेम, अच्छा, इन फंक्शंस और टास्क का जो नाम है वो हमेशा $साइन से शुरू होगा हमारे पास। डाटा टाइप कन्वर्जन फंक्शंस। ठीक है, डाटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन जो है वो दो ही हमने पढ़े हैं अभी पहले भी, ये पिछली स्लाइड्स में। एक है अनसाइंड और एक है साइंड। ठीक है, ये डॉलर लगाना से पता चलता है कि ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो अनसाइंड जो है वो, इसको कोई भी वैल्यू देंगे उसको अनसाइंड में कन्वर्ट कर देगा, साइंड वैल्यू देंगे तो उसको अनसाइंड में कन्वर्ट कर देगा, और ये साइंड है, इसको कोई भी अनसाइंड वैल्यू देंगे उसको साइंड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, साइंड नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डाटा टाइप से, उसके बाद सिमुलेशन टाइम फंक्शंस हैं। ये हमें टाइम रिटर्न करते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, उस पर्टिकुलर जगह पे वो टाइम रिटर्न करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि ये 3 तरह के होते हैं, एक डॉलर टाइम है, एक $S टाइम है, एक डॉलर रियल टाइम है। ठीक है, फ़र्क क्या है इनमें, इनमें बिट्स का फ़र्क है कि ये जो रिटर्न करेगा 64 बिट वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये 32 बिट करेगा, एस टाइम और रियल टाइम हमारे। ठीक है, ये दो जो है वो होगा हमारे पास टाइम के। उसके बाद सिमुलेशन कंट्रोल्स हैं हमारे पास, दो हैं, एक फिनिश है और एक स्टॉप है। ये सिमुलेशंस के एंड पे ही मोस्टली लगते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है फिनिश और स्टॉप में? फिनिश जो है वो टास्क टर्मिनेट्स द सिमुलेशन एंड एग्जिट द सिमुलेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो आपने अगर ये अपने टेस्ट बेंच के एंड पे फिनिश लगाया हुआ है, तो वो आपकी सिमुलेशन को स्टॉप भी कर देगा, और साथ साथ जिस विंडो में वो खुला होगा उस विंडो को भी बंद कर देगा। ठीक है, जो आपकी सिमुलेशन की विंडो आती है वो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगी, वरना आपको क्रॉस करके बंद करनी पड़ती है। ठीक है, वैसे तो इतना बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप ऑटोमेशन बार बार कर रहे होते हो वहाँ पे आपने इनको बंद भी करना होता है। लेट्स सपोज मुझे
सिमुलेशंस नहीं देखनी, लेकिन मुझे सिमुलेशन चला के उसकी कुछ रिजल्ट्स हैं वो मैं अपने पास कॉपी कर लूँगा फ़ौरन। ठीक है, तो यानी कि सिस्टम खुद ही कॉपी कर लेगा उसको, और तो उसके लिए चला के उसको बाद उसको बंद भी कर देना है। तो वो कॉपी अपने पास कर लेगा, उसके बाद बंद भी कर देगा खुद ही ऑटोमेटिकली। तो वहाँ पे हम फिनिश यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्टॉप कहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि आगे सिमुलेशंस ना चलती रहें। ठीक है आप लोगों ने जो सिमुलेशन शुरू शुरू में की होंगी, बल्कि शायद आप भी करते रहे हो, उसके एंड पे आप लोग स्टॉप नहीं लगाते। तो क्या होता है कि वो सिमुलेशन वो चलती रहती हैं। आपको चाहिए 10 मिली सेकेंड्स का लेट्स सपोज इंटरवल चाहिए जिसको आपने देखना है, जहाँ तक आपने रिजल्ट जो है वो इनपुट चेंज किए हैं। लेकिन वो क्या होगा, वो थाउजेंड्स ऑफ मिली सेकेंड तक उसके आंसर्स दिखाता रहेगा। एंड वाला जो आंसर है वो चलता रहेगा आपके पास, फिर आपको जूम करके उसको वापस पोजीशन पे लेके आना पड़ता है। तो उससे बचने का तरीका ये है कि आप स्टॉप कर दो। स्टॉप का मतलब है उससे आगे सिमुलेशन चलेंगी नहीं, उससे आगे सिमुलेशन स्टॉप हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये सस्पेंड कर देता है सिमुलेशन को स्टॉप में। ठीक है, फिनिश और स्टॉप में फ़र्क क्या है कि स्टॉप खाली सस्पेंड करता है, फिनिश जो है सस्पेंड करके एग्जिट भी कर देता है उस प्रोग्राम को जहाँ पे सिमुलेशन चल रही होती है। उसके बाद कुछ डिस्प्ले टास्क है हमारे पास। ये किस लिए यूज होते हैं, वन वे टू शोइंग सिग्नल इन, दो तरह के हम सिग्नल जो है वो शो कर सकते हैं। एक ये है कि वेव फॉर्म में हम सिग्नल शो करें, जो कि आप लोग देखते आ रहे हो वेव फॉर्म बनी हुई होती हैं डिफरेंट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप टेक्सचुअल फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट जो है वो सिग्नल्स को देखो। ठीक है, ये टेक्स्ट कहाँ पे आ रहा होता है, आपकी जो विंडो होती है जो खुलती है सिमुलेशन वाली, वो उस विंडो कुछ इस तरह की होती है। उसमें यहाँ पे तो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं जिन जो आपके होते हैं, और यहाँ पे वेव फॉर्म आ रही होती है। ठीक है, जो कि आपकी सिग्नल्स, डिफरेंट सिग्नल्स अप डाउन, क्लॉक का होगा, रीसेट होगा, बाकी होंगे, वो चल रहे होते हैं। इसके नीचे एक विंडो होती है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में डाटा दे रही होती है। अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो कुछ नहीं होगा, वो कुछ कमांड चल रही होंगी और वो रुक जाएंगी। लेकिन अगर आपने कुछ ये डिस्प्ले टास्क दी हैं तो वो यहाँ पे उनको डिस्प्ले भी करना होगा साथ साथ। ठीक है, तो ये टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा जो है वो इधर आता है। ठीक है, यहाँ पे टेक्सचुअल फॉर्म में आएगा, और वेव फॉर्म में डाटा यहाँ पे आपका शो हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल्स होते हैं आपके डिफरेंट। अच्छा, फोर मेन डिस्प्ले टास्क, सिस्टम टास्क आर, एक डॉलर डिस्प्ले है, एक डॉलर राइट है, एक डॉलर स्ट्रोब है, और एक डॉलर मॉनिटर है हमारे पास। ठीक है, ये चार तरह के आपके पास डिस्प्ले के टास्क हैं, जिनमें आप उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है वैल्यूज़ को चेक भी कर सकते हो कि मेरी इस, बजाय इसके कि आप वे फॉर्म देखते रहो कि कहाँ पे हो रहा है, आप करते हो कि यार फलानी जगह पे या इतने टाइम में मुझे जो है वो वैल्यू डिस्प्ले करते रहो, या हर इतने टाइम के बाद मुझे वैल्यू डिस्प्ले करते रहो। तो वहाँ यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले होती रहेंगी, हमें पता चलता रहेगा यार मेरे सिग्नल की ये वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इन चारों फंक्शंस को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डिस्प्ले जो है वो दो पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। एक कि हमने कोई स्ट्रिंग दिखानी है, ठीक है, मैंने कुछ प्रिंट करवाना है उसी जगह पे जो मैंने बनाया था, इस जगह पे मैंने कुछ प्रिंट करवाना है, तो मैं डिस्प्ले से खाली स्ट्रिंग दूंगा, उस वो प्रिंट हो जाएगी। दूसरा होता है कि हमने साथ वैल्यूज़ भी अब जो उस टाइम पे वैल्यूज़ होंगी उनको भी प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए भी डिस्प्ले यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर खाली हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो ये वाली चीज़ खाली लिखेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़, आगे जो आगे आर्ग्यूमेंट्स हैं ये नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर वैल्यूज़ भी प्रिंट करवानी है तो फिर आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, जिस वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू उस टाइम पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वो वेरिएबल रखने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, इसमें लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग के अंदर एट %d, और ये कॉलम डाला हुआ है सिग्नल x इक्वल टू %b, और यहाँ पे कॉमा के बाद टाइम दिया हुआ है, कॉमा के बाद
दिया हुआ। ठीक है, इसमें ये जो बाकी चीज़ें हैं ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, ये जो परसेंटेज के लिखी होती है ये आपकी वो वेरिएबल्स यहाँ पे आके प्रिंट होंगे। ठीक है, कौन से वेरिएबल होंगे? जो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, पहला ये परसेंटेज के साइन, इसके साथ पहला आर्ग्यूमेंट जो आपने दिया होगा वो करेगा, दूसरा परसेंटेज के साथ दूसरा आर्ग्यूमेंट, इसी तरह 10 परसेंटेज के साइन लिखे होंगे तो 10 आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट होते जाएंगे इसी तरह। ठीक है, अच्छा अब ये आगे क्या चीज़ है, ये डी और बी, ये वैल्यूज किस में प्रिंट करवानी है? डेसिमल में करवानी है, बाइनरी में करवानी है, हेक्साडेसिमल में करवानी है, कौन सा नंबर फॉर्मेट आपको चाहिए? तो परसेंटेज आगे लिखा होगा कि कौन सा नंबर सिस्टम में आपने प्रिंट करना है। तो यहाँ पे डी है तो इसका मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको प्रिंट करवाओ, और ये आपके पास बी है तो इसका मतलब है बाइनरी फॉर्मेट में आपने इसको प्रिंट करवाना है, तो ये बाइनरी में प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एट आगे जो चीज़ है वो बेसिकली टाइम है ये। ठीक है, और ये डेसिमल में प्रिंट हुआ हुआ है। कॉलम ये एज इट इज़, सेमी कॉलम एज इट इज़, ये भी बेसिकली स्ट्रिंग ही है आपके पास। सिग्नल एक्स ये भी स्ट्रिंग है, इक्वल टू ये भी स्ट्रिंग है। इससे आगे जो परसेंटेज के बाद लिखी हुई है ये चीज़ ये बाइनरी में आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू बाइनरी में आ गई है। तो अपने सिग्नल में जहाँ जहाँ हमने ये डॉलर डिस्प्ले ये चीज़ लिखी होगी वहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो टाइम हमें नहीं पता होगा कि उसने टाइम भी साथ प्रिंट कर दिया कि इस टाइम पे सिग्नल की वैल्यू ये है। तो टेस्ट बेंच में ये बेसिकली ये चीज़ कहीं लिखी होगी, ये वाली चीज़ टेस्ट बेंच के अंदर लिखी हुई, तो हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। अच्छा, ये हो गया डिस्प्ले। उसके बाद आता है राइट एंड राइट जो है वो आइडेंटिकल टू डिस्प्ले है। फ़र्क ये है कि राइट में आपके पास न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं होता, डिस्प्ले में न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। मीन्स के अगर दो डिस्प्ले की कमांड मैंने इकट्ठी लिखी हुई है तो ये जो प्रिंट होगा एक इस लाइन पे होगा, एक अगली लाइन पे प्रिंट होगा। ठीक है, और अगर मैंने राइट मैंने दो इकट्ठी लिखी हुई है, ये राइट कमांड यानी कि वेट इस डिस्प्ले की जगह मैंने क्या लिख दिया राइट, और एक और राइट लिख दिया, तो वो बजाय इसके कि अगला इस नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करे, वो नेक्स्ट लाइन की जगह इधर आगे ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो एक ही लाइन में सारे नज़र आ रहे होंगे आपके पास। तो ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है कि इसके एंड पे बेसिकली न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, तो ये अगली लाइन पे जो अगला होगा वो अगली लाइन पे प्रिंट होगा डिस्प्ले में, राइट में उसी लाइन पे एक ही लाइन पे सारा कुछ प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में। अच्छा, स्ट्रोब आ गया जी, कोई सवाल है? सर जो फिर मतलब रन टाइम पे वैल्यू चेंज हो रही होती है फिर वो राइट से हो रही होती है, डिस्प्ले के साथ ही राइट लिखा होता है, वो साथ ही एक लाइन पे ही हो रही होती है। नहीं नहीं, वो तो उसी टाइम पे हो रही होंगी जहाँ पे हमने टेस्ट बेंच में लिखी हुई है। ठीक है, वही टाइम पे आ रही होंगी। डिस्प्ले भी लिख सकते हैं और राइट भी लिख सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क यही है कि एक एक ही लाइन में आगे आगे प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा अगली वैल्यू, और राइट जो है वो एक ही लाइन पे प्रिंट करता जाएगा। ठीक गेट है इट? सर, मतलब वो जो क्लॉक जैसे सर प्रिंट हो रही होती है तो फिर वो सर राइट की कमांड से हो रही होगी। क्लॉक नहीं, वो क्लॉक प्रिंट नहीं हो रही ना, ये देखें टाइम प्रिंट कर रहे हैं हम, जो चीज़ प्रिंट करा रहे हैं ना जिसको, वो प्रिंट होगी खाली। ठीक है, एक्स और टाइम इसको प्रिंट करा रहे हैं, जहाँ पे एक कमांड लिखी होगी उस टाइम उसमें उस जगह पे जो टाइम हो रहा होगा क्लॉक का, यानी कि जो टाइम हो रहा होगा सिमुलेशन का, और जो एक्स की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, एक ही दफ़ा प्रिंट होगी। ठीक है, अगर मल्टीपल टाइम यही लिखी हुई है तो मल्टीपल टाइम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक ही दफ़ा करेगा, ये नहीं कि करता जा रहा है करता जा रहा है, ये एक दफ़ा करेगा बस। जितनी दफ़ा एक कमांड लिखी होगी उतनी टाइम प्रिंट करेगा बस। अच्छा, ठीक है, उसके बाद स्ट्रोब। स्ट्रोब भी सेम इसी तरह ही है, डिस्प्ले और राइट की तरह ही है। स्ट्रोब में फ़र्क ये है कि स्ट्रोब एट द एंड ऑफ टाइम स्टेप, अगर मैंने वहाँ पे #50 लिखा हुआ है तो ये वैल्यू अगर दरमियान में
कहीं चेंज भी हो रही है तो ये वैल्यूज़ को चेंज नहीं करेगा, सॉरी ये वैल्यूज़ को चेंज कर देगा लेकिन डिस्प्ले वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल कहीं से निकालूँ। ठीक है, ये मैंने दूसरी क्लास को एग्जांपल करवाई थी। इस एग्जांपल में बेसिकली नज़र आ रहा है सबको? यस सर। ठीक, अब ये इसमें है ए और बी दो वैल्यूज़ ली हुई, ठीक है, और ए की वैल्यू जो है वो 2D रखी हुई है, बी की वैल्यू भी 2D रखी हुई है। उसके बाद 10 टाइम यूनिट के बाद इसने क्या कर दिया, बी की वैल्यू को a+1 कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं डिस्प्ले, और ये कौन सी से किया है इसने, नॉन ब्लॉकिंग से किया है। नॉन ब्लॉकिंग जो है वो हमारा क्या करेगा, एट एंड पे चेंज करेगा, ये जो टाइम यूनिट है इसके गुजरने के बाद चेंज करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ परफॉर्म होने के बाद, यानी कि इधर इसकी वैल्यू अपडेट करेगा। अच्छा, b इज लेस देन इक्वल टू a+b किया हुआ है इसने। ठीक है, असाइनिंग a+b टू b, a+1 टू b, तो इसको साइन कर रहा है। ठीक, अब जब मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो इसमें भी a और b की वैल्यू इसने रखी हुई है। ठीक है, और ये इसने बेसिकली स्ट्रिंग डाली हुई है, यहाँ पे बेसिकली आपकी a और b की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, ये पहले टाइम प्रिंट होगा क्योंकि सबसे पहले हमने टाइम लिखा होगा। उसके बाद a=x, ये जो है ये a की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ये जो यहाँ पे। ठीक है, और किस में करेगा, हेक्साडेसिमल में करेगा। ठीक है, ये बेसिकली ये काम a की वैल्यू को प्रिंट करेगा और ये b की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक, अब देखें ये डिस्प्ले लगा हुआ है, ये स्ट्रोब लगा हुआ है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है लिखने में। ठीक है, खाली यहाँ पे डिस्प्ले लिखा है, यहाँ पे स्ट्रोब लिखा है। उसके बाद #1 के बाद फिर डिस्प्ले और स्ट्रोब जो है इसने लिख दिया, वही कमांड ऊपर। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। रिजल्ट किया तो इसने 10 टाइम यूनिट के बाद a की वैल्यू 2D रखी, b की वैल्यू भी 2D रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखें a की वैल्यू भी 2D है, b की वैल्यू भी 2D है। 10 टाइम यूनिट के बाद इसने b की वैल्यू को चेंज नहीं किया है डिस्प्ले ने। ठीक है, लेकिन अगर हम स्ट्रोब देखें, स्ट्रोब जो है वो b की वैल्यू को 2e ले रहा है, यानी कि a में +1 करके उसने दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो है ये एट द एंड ऑफ दिस, यानी कि इसके एग्जीक्यूट होने के बाद वो स्ट्रोब की वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले जो है वो इसके एग्जीक्यूट होने से पहले ये वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, या ये कह लें कि स्ट्रोब जो है वो एक तरह का नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट चल रही है मेरे पास। ठीक है, यानी कि एंड पे जाके इसकी वैल्यू को चेंज करके फिर वो वैल्यू स्ट्रोब जो है दिखाएगा, लेकिन डिस्प्ले जो है वो फौरन दिखा देता है वैल्यूज बगैर चेंज किए, यानी कि ये चीज़ बाद में एग्जीक्यूट होगी डिस्प्ले के। ये फ़र्क है दोनों में, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, खैर बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इस इतना यूज़ नहीं करते हम लोग इस चीज़ को, बहुत कोई एडवांस में मैंने आज तक नहीं यूज़ किया इनको। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर आता है, ये इम्पोर्टेंट है। मॉनिटर जो है ये हमारी वैल्यूज़ को जो है वो डिस्प्ले करता है ओनली जब वैल्यूज़ चेंज हो। ठीक है, जितनी भी मॉनिटर में वैल्यूज़ रखी होंगी, जब भी वैल्यू चेंज होगी वो डिस्प्ले कर देगा उसको। ठीक है, ये लगानी एक ही टाइम होती है, मैंने एंड पे लगा दी अपनी सिमुलेशन की, या दरमियान में कहीं लगा दी, या शुरू में लगा दी मैंने। उसके बाद जो जो वैल्यू, जब जब वैल्यू चेंज होगी वो वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक इनिशियल ब्लॉक में इसने ये लगा दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसने लिखा क्या है, डिस्प्ले, सॉरी, डिस्प्ले टाइम, ये एक स्ट्रिंग में डाला हुआ है, तो ये खाली प्रिंट करेगा। इसका काम क्या है, खाली प्रिंट करना है। यहाँ पे कोई डॉलर परसेंटेज का साइन नहीं है हमारे पास। ठीक है, मॉनिटर में इसने परसेंटेज लगाया है, क्या लगाया है, %d, %b, 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 और पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, टाइम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इसने, लेकिन है ये टाइम।
तो टाइम क्या होगा डेसिमल में और इसके नीचे जाके प्रिंट होगा। उसके बाद टेस्ट इन 0 जो है वो बाइनरी में डिस्प्ले होगा, वो इसके नीचे हो रहा होगा। ठीक है, टेस्ट इन 1 बाइनरी में इसके नीचे, टेस्ट आउट बाइनरी में इसके नीचे। ठीक है, अब ये प्रिंट कब करता है, ये एक ही दफ़ा लिखनी है हमने। ठीक है, और ये प्रिंट करता जाएगा जब जब इनमें से कोई भी वैल्यू, टाइम के अलावा इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज होगी वो सबकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, सॉरी इसका जो रिजल्ट देखते हैं वो ये बना कि इसने शुरू में ज़ाहिर प्रिंट करेगा, इसके लिए नई वैल्यू है सारी, तो शुरू में टाइम 0 पे इसने सब कुछ प्रिंट कर दिया जो जिसकी वैल्यू जो थी। तो टेस्ट इन 0 0 था, टेस्ट इन 1 0 था और टेस्ट आउट जो है वो 1 था हमारे पास। उसके बाद 200 टाइम यूनिट तक कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, इस वजह से उसने प्रिंट नहीं किया। जैसे ही 200 आया उसकी कोई किसी एक चीज़ की वैल्यू चेंज हो गई या मल्टीपल चीज़ों की वैल्यू चेंज होगी उसी टाइम पे भी है। ठीक, तो इसमें देखें तो ये 0 से 0 1 हो गया था, इस वजह से प्रिंट हो गया, और बाकी वैसे ही प्रिंट हो जाना चाहिए। तो एक भी वैल्यू चेंज हुई उसने सबको प्रिंट कर देना। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज आपने लिखी हुई है उसके अंदर। तो अब ये हो सकता है इसकी वजह से प्रिंट हुआ, हो सकता है इसकी वजह से प्रिंट हुआ, लेकिन दोनों चेंज हो रही है। और ये चेंज नहीं हो रही तब भी प्रिंट कर दिया उसने। ठीक है, तो प्रिंट सबको करना है, कोई एक वैल्यू भी चेंज होगी उसने प्रिंट कर देनी सारी। इसी तरह 200 से 400 तक कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, 400 पे आके वैल्यू चेंज हुई यहाँ पर, और किसकी वैल्यू हुई, सिर्फ एक इसकी वैल्यू चेंज हुई। ठीक है, ये 0 0 से 1 1 पे आया, बाकी देखें बाकी तमाम वैल्यूज, लेकिन उसने सब वैल्यूज को प्रिंट कर दी। इस तरह 600 पे जाके चेंज हुई। तो हम कोई अपना सिग्नल चेंज हो रहा है, हम कह रहे हैं कि यार ये कब कब मेरा ये सिग्नल चेंज हो रहा है, ज़रा इसको मैं देखूं, तो हम मॉनिटर लगा देंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो मुझे पता चलता रहेगा अच्छा अच्छा ये इतने टाइम यूनिट पे जाके ये चेंज हुआ, इतने टाइम यूनिट पे जाके ये चेंज हुआ, इतने टाइम यूनिट पे जाके चेंज हुआ, तो मुझे पता चलता रहेगा साथ साथ। ठीक है, तो मॉनिटर जो है वो हम इस तरह यूज़ करते हैं और ये उसका फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग ये यहीं तक करते हैं, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं करना, ये आप लोग की बेसिकली लैब में आप लोगों ने शायद कर भी लिया हो या करना हो आगे, तो ये आप लोग करोगे लैब में। ठीक है, इसको मैं नहीं बता रहा, ये जब लैब में करोगे उसी टाइम आप लोग देख लेना। ठीक है जी, कर लिया आप लोगों ने? जी सर, वो पीरियड काउंट करके 1 हाँ ओवर ये, पीरियड तो फ्रीक्वेंसी वो कैलकुलेटर। हाँ ये हो गया। ठीक है, तो ये वही है, स्लाइड्स में था पहले करवाया जाता था, अब नहीं करवाना हम लोग कोर्स में, अब ये लैब में खाली करते हो आप लोग। ठीक है जी, तो अब ये जो है आपके डिफरेंट कमांड है अगेन, जिससे आप अपने टेस्ट बेंच को और पावरफुल कर सकते हो, अपनी मॉनिटरिंग को और पावरफुल कर सकते हो, बजाय इसके खाली वेव फॉर्म देखो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करके देखना जो असाइनमेंट मैंने दी हुई है। असाइनमेंट मैंने जो है वो काफ़ी दिनों की अपलोड की है, तो काइंडली उसको जो है वो कर लेना। 16th लास्ट डेट है, वो एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है, तो अभी से करना शुरू करो, नहीं तो एंड पे फिर आप कहोगे सर वो लैब का वाइवा आ रहा है, वो फलानी कोर्स की असाइनमेंट आ रही है, उस टाइम फिर कुछ नहीं होगा। मैंने ये असाइनमेंट आगे नहीं करनी, ये उसी टाइम पे मैं लूँगा जिस टाइम पे मैंने बोला हुआ है। ठीक है, तो इसको साथ साथ करें आप लोग। और ये आपको डबल वेटेज की असाइनमेंट है, यानी कि 10 नंबर की असाइनमेंट है ये, शायद 10 से भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर क्विज ना हुए तो 10 से ज़्यादा की असाइनमेंट होगी। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी, सर हमें लैब में भी सेम यही मिला हुआ है सर, जो आपने सीपी दी है, लेकिन उसमें सर 25 टैब है, यहाँ पे 20 है ठीक है। सर। तो ये हम ये भी 25 भी कर दें सर, तो हमें फिर थोड़ा ये होगा कि कोड ही लिखना पड़ेगा। 25 20 सर कर लें बाकी उसको, उसको भी लैब में भी 20 कर लें, मैं मैम को बता 20 दूंगा। कर दें। ठीक है, एक जैसा ही रखेंगे दोनों, सीपी और ये एक ही है बेसिकली। इसका जो हार्डवेयर है आपने लैब में चेक करवाना है, और जो बाकी है वो आपने थ्योरी में दिखाना है।
ठीक है सर, फिर हम 20 टैब्स का ही बना देते हैं इन दोनों। 20 टैब्स का बना देंगे। थैंक यू ठीक है सर होगी जी जी। पेपर चेक हो गए हैं, पेपर अपलोड भी हो गए हैं, जो आपकी चेक्ड कॉपीज़ हैं वो काइंडली देख लेना। 98% स्टूडेंट्स की कॉपी है, ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें नंबर सबके ही कटे हैं और बाकी भी कॉपीड हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, और बहुत ही बुरे पेपर थे। तो एवरेज जो आप लोग की क्लास की बन रही है वो 9 पॉइंट समथिंग बन रही है, इंक्लूडिंग वाइवास। ठीक है, तो पेपर का मैंने अब नंबर अपलोड कर दिए हैं, वाइवास के मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, अगर मुझे टाइम मिल गया, नहीं तो मंडे को अपलोड हो जाएंगे आपके पास। एक्सक्यूज मी सर, जी तो ये जो कोफिशिएंट्स है उसके सीईटी में, तो जी उनको हम लोग एग्जैक्टली जितने वो 9 डेसिमल प्लेसेस तक गिवन है ना, तो वो सारे एग्जैक्ट आंसर्स नहीं आ रहे बाइनरी में, तो ठीक उसको है। हम कितने प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर सकते हैं? उनको आप देखें ना, जो 16 बिट में लेके आना है, तो 16 बिट में जो नंबर मैक्सिमम आ सकता है उतना डालें आप। सर मेरे ख्याल से 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हम राउंड ऑफ करें तो आ जाए। ठीक है, वो आप लोगों पे है ना। देखें, मैंने तो बोला है 16 डेसिमल 16 बिट टोटल होनी चाहिए आपकी, यही है ना 16 बिट। एक मिनट मुझे देखने दें। यस सर, 16 बिट्स फॉर कोफिशिएंट सर। 16 बिट पर कोफिशिएंट है ना, तो इसका मतलब है आपका कोफिशिएंट जो है वो 16 बिट का होना चाहिए। अब 16 बिट में देखें कि कितने डेसिमल तक हम जा सकते हैं, तो उतने डेसिमल रखें, ओके सर, थैंक यू। जितने तक वो एग्जैक्ट आता है उतना रखें, उसके बाद राउंड ऑफ कर ख़त्म कर दें, उसको राउंड ऑफ कर दें। ठीक है, 16 भी देखें ना, अब 16 में भी आपने कितना फ्रैक्शनल पार्ट के रखना है, कितना इंटीजर पार्ट के लिए रखना है, ये भी आपने डिसाइड करना है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन के लिए रखें, इंटीजर के लिए कम रखें, ताकि इंटीजर में तो कुछ आ ही नहीं रहा ना। देखें 0.002 इस तरह बन रही है आपकी जो कोफिशिएंट्स हैं, तो कोफिशिएंट्स की मैक्सिमम जो है वो फ्रैक्शन को दे दें बिट्स, और मिनिमम कम से कम जितनी बिट्स आप इंटीजर पार्ट के लिए दे सकते हैं वो दें। ठीक है। यस सर। जी सर। ओके, अटेंडेंस मैं क्या दूँ, चलो मैं अटेंडेंस लगा दूंगा सबकी, क्या सीआर की गलती है अब। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। नेक्स्ट वीक से आपकी वैसे भी ऑन कैंपस क्लास हो रही है, तो इंशाल्लाह जो है वहाँ पे हमारी मुलाकात होगी ऑन कैंपस, इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।